सीपियो जूनियर अपने पिता की मौत के लिए हैनिबल को जिम्मेदार मानता। सीपियो इस बात को देख रहा था कि सारे रोमन जनरल्स हैनिबल के सामने आके लड़ाई करने से कतराते हैं। ये उसकी एक चाल थी, उसको सुलह नहीं करनी थी। उसको इस सुलह के बहाने अपने कुछ जासूसों को कार्थेजियन कैंप्स में भेजना था। उनके जो कैंप्स भी थे उसमें बसें झोपड़ी से बना के रखी थी और यहीं पे सीपियो को एक आइडिया आया। कहानी शुरू होती है साल 210 BC से। ये साल रोमन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल में एक रोमन मिलिट्री कमांडर पब्लियस सीपियो को स्पेन के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में भेजा गया था और उसका मिशन बहुत सिंपल था। उसको एब्रो नदी के किनारे रहना था और उस नदी के उस पार से जो कार्थेजिनियन सेना रोमन एम्पायर में घुसने की कोशिश कर रही थी उनको नदी के उस पार ही रोकना था। रोमन सेनेट के लिए ये मिशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, पर पब्लियस सीपियो के लिए ये मिशन जान से बढ़कर था। उसका रीजन ये था कि सीपियो को एक पर्टिकुलर कार्थेजिनियन मिलिट्री जनरल से बदला लेना था और ये जनरल कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, द ग्रेट हैनिबल था। अगर आप मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको पता होगा कि वॉरफेयर की हिस्ट्री में हैनिबल कितना बड़ा नाम है। अब पब्लियस सीपियो जो इतना अननोन छोटा सा मिलिट्री कमांडर था, इसको इतने बड़े हैनिबल से बदला लेना था। हैनिबल से रोमन एम्पायर बहुत नफरत करता था क्योंकि वही हैनिबल था जिसने साल 2018 BC में अपनी सेना लेके, हाथियों को लेके एल्प्स के माउंटेन्स को क्रॉस किया था और रोमन एम्पायर के अंदर घुस के उनको लड़ाई में हराया था। हैनिबल ने जो एल्प्स के माउंटेन को क्रॉस करके रोमन एम्पायर के अंदर हमला किया था, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। ये वही हैनिबल है जिसे साल 216 BC में बैटल ऑफ कैने में एक बहुत बड़े रोमन लीजन को हरा दिया था और इसी वजह से सारे रोमन जनरल्स हैनिबल से डरते थे और उससे लड़ाई करने को अवॉइड करते थे। पब्लियस सीपियो कहीं ना कहीं इस बात को जानता था कि हैनिबल से अगर सामने से लड़ाई की तो उसको हरा नहीं सकते और उसका रीजन ये था कि बहुत सारे बड़े बड़े रोमन जनरल्स आए थे और उससे लड़ाई की थी और उससे हारे थे। इनफैक्ट एक जनरल रोमन स्ट्रैटेजी ये बन गई थी कि अगर हैनिबल से लड़ना है तो उससे लड़ना नहीं है, इनफैक्ट उससे लड़ने से बचना है। एक रोमन जनरल था फेबियस मैक्सिमस, उसने हैनिबल से मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। उसका प्लान ये था कि जहां भी हैनिबल की सेना रहती है उससे थोड़ा दूर हम अपनी सेना रखेंगे पर हैनिबल से लड़ाई नहीं करेंगे, कहीं हम छुप के रहेंगे और बीच बीच में आके हैनिबल की सेना पे रेड्स करेंगे या जहां से वो खाना खा रहे हैं, उनकी जो सप्लाई चेन्स है उनको हम अटैक करेंगे, बट जब भी हैनिबल हमला करने आएगा तब हम भागेंगे। इस स्ट्रैटेजी को द फेबियन स्ट्रैटेजी कहते हैं और आज भी मिलिट्री इंगेजमेंट्स में इस स्ट्रैटेजी को बहुत बार यूज किया जाता है, स्पेशली गुरिल्ला वॉरफेयर में। सीपियो इस बात को देख रहा था कि हैनिबल को हराना बहुत मुश्किल है क्योंकि रोमन एम्पायर की ऑफिशियल स्ट्रैटेजी ही बन गई है हैनिबल से लड़ाई से बचना। इनफैक्ट इंडिया में भी मराठा हिस्ट्री में एक ऐसे मिलिट्री जनरल थे, एक पेशवा थे, जिन्होंने ऐसे हिट एंड रन टैक्टिक्स को बहुत सक्सेसफुल इस्तेमाल किया और बहुत लोगों को हराया था। अगर आपको उन पेशवा का नाम पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। जहां तक रोमन एम्पायर की बात करें तो फेबियन स्ट्रैटेजी उनके लिए इस तरह तो काम कर रही थी कि हैनिबल से वो लड़ नहीं रहे थे तो उनका नुकसान नहीं हो रहा था और हैनिबल फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसकी सेना धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। पर यह बात फिर भी थी कि हैनिबल एक घुसपैठिया था जो रोमन एम्पायर के अंदर घुसा हुआ था और रोमन्स उसको वहां से निकाल नहीं पा रहे थे। तो रोमन्स के मोराल के लिए बहुत खराब बात थी कि हम इसको हरा नहीं पा रहे हैं, इससे बचने के लिए हम बस फेबियन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सीपियो इस बात को देख रहा था कि सारे रोमन जनरल्स हैनिबल के सामने आके लड़ाई करने से कतराते हैं, पर यह बात भी थी कि उसको हैनिबल से एक पर्सनल दुश्मनी भी थी और दुश्मनी इसलिए थी कि जब हैनिबल रोमन एम्पायर में घुसा था एल्प्स के माउंटेन्स को क्रॉस करके और रोमन आर्मीज को हराया था, तो उसके जवाब में रोमन एम्पायर ने अपने एक मिलिट्री जनरल जिसका नाम सीपियो सीनियर था उसको भेजा स्पेन में। और स्पेन में क्यों भेजा? वहां पे जो कार्थेजिनियन एम्पायर की जो कॉलोनीज थी उन पे अटैक करने के लिए। ये वही बात है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान ने ब्रिटेन के ऊपर डायरेक्टली हमला नहीं किया, उनकी जो कॉलोनीज थी यहाँ साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में, सिंगापुर हो गया, ब्रिटिश मलया हो गया, उनके ऊपर हमला किया। सेम उसी तरह रोमन एम्पायर ने भी डायरेक्टली कार्थेजिनियन एम्पायर के ऊपर नहीं, उनकी जो कॉलोनीज थी स्पेनिश एरिया में उनके ऊपर हमला किया। अब इस कैंपेन को लीड करते करते बहुत सालों तक स्पेन की कॉलोनीज में सीपियो सीनियर ने लड़ाई की, बट साल 211 BC में उनकी मौत हो गई थी और ये कैंपेन जो है रोमन एम्पायर का वो फेल हो गया था। और उसी के अगले साल रोमन्स ने उनके बेटे सीपियो जूनियर को ये एब्रो नदी के पास भेजा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि सीपियो जूनियर अपने पिता की मौत के लिए हैनिबल को जिम्मेदार मानता था। अगर हैनिबल रोमन एम्पायर के अंदर नहीं घुसता तो रोमन्स जवाबी कार्रवाई में सीपियो के फादर को स्पेन की कॉलोनीज पे हमला करने के लिए नहीं भेजते और शायद उसकी जान बच जाती।
तो इसी वजह से एक पर्सनल दुश्मनी लेके सीपीओ बैठा हुआ था और वो बस तरीके निकाल रहा था कि कैसे हैनिबल को हराया जाए और उसको रोमन एम्पायर से बाहर निकाला जाए। तो एब्रो नदी के पास बैठ के वो अपने सारे ऑप्शंस देख रहा था कि वो करे क्या। इसी समय उसको रिपोर्ट्स मिल रही थी कि एब्रो नदी के उस तरफ क्या चल रहा है। तो उसको ये सुनने को मिला कि वहां पे जो कार्थिजिनियन सेना है वो कहीं एक जगह इकट्ठी नहीं है, वो उस एरिया में है ही नहीं, वो स्पेन के बहुत दूर दूर के एरियाज में फैली हुई है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। और एब्रो नदी के पार कार्थिजिनियन एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर था, इसका नाम था न्यू कार्थेज। और यहीं पे जितनी भी स्पेन के अंदर कॉलोनीज थी कार्थिजिनियन एम्पायर की, वो यहीं से कंट्रोल होती थी, यहीं से सारा मैन पावर निकलता था और यहीं पे सारी सप्लाईज थी। और तो और कार्थिजिनियन लोगों ने इसी शहर में उन सारे प्रिजनर्स को पकड़ के रखा था, उन सारे ट्राइबल लीडर्स को पकड़ के रखा था जो उनके खिलाफ बगावत कर रहे थे। और उन्होंने पकड़ के यहाँ पे इसलिए रखा था कि जब भी जो आसपास के कबीले हैं, ट्राइब्स हैं, जब कार्थिजिनियंस के खिलाफ आवाज उठाए तो वो इनको ये बोल के चुप करा देंगे कि तुम्हारे लीडर की गर्दन हमारे हाथ में है, तुमने कुछ किया तो हम इसको मार देंगे। तो इस तरह से अब सीपीओ ने डिसाइड कर लिया कि वो न्यू कार्थेज पे आके हमला करेगा। हालांकि सीपीओ को अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स नहीं थे, उसको बस ये कहा गया था कि आपको एब्रो नदी के एक तरफ रहना है और बस सामने से कोई आर्मी आती है तो उसको रोकना है। पर इसने नदी क्रॉस की और न्यू कार्थेज पे आके हमला किया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कार्थिजिनियन आर्मी वहां पे थी ही नहीं, वहां पे एक छोटा सा गैरिसन था 1000 फौजियों का और उनको सीपीओ ने हरा दिया। और न्यू कार्थेज ऐसी सिटी जिसको कहते थे कि कार्थिजिनियन एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट गढ़ है, उस सिटी को सीपीओ ने हरा दिया। इस तरह से कार्थिजिनियन एम्पायर की जितनी भी स्पेन में कॉलोनीज थी उन सब की बागडोर एक झटके में सीपीओ के हाथ में आ गई। और इस शहर को कैप्चर करने के बाद जितने भी प्रिजनर्स यहाँ पे थे कार्थिजिनियंस के, उनको इसने आजाद कर लिया और अपने साथ मिला लिया। अब इस जीत के बाद भाई रोमन एम्पायर में सीपीओ की एक अलग रेपुटेशन बन गई कि भाई पहली बार इसने कार्थिजिनियंस के इतने इंपॉर्टेंट शहर को कैप्चर किया है। और इसके कुछ सालों के बाद धीरे धीरे पूरा स्पेन अब रोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गया। परंतु हैनिबल अभी भी रोमन एम्पायर के इंटीरियर में था, इटली के अंदर था और कोई भी रोमन जनरल सामने से उससे लड़ाई करके उसको हरा नहीं पा रहा था। तो अब सीपीओ ने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टली हैनिबल के घर पे हमला करेगा। जब ये प्रस्ताव लेके वो अपनी सेनेट के पास गया तो सेनेट खुश नहीं हुई, क्योंकि उनको अभी भी ये था कि तुम कहाँ यहाँ वहां जा रहे हो लड़ाई करने के लिए, हैनिबल तो यहाँ बैठा हुआ है, पहले इससे लड़ाई करके इसको तो निकालो। पर सीपीओ ने कहा कि अगर मैं इस पर घर पे हमला करूंगा तो ये अपने आप भाग के आएगा। फिर भी रोमन सेनेट चाहती नहीं थी कि इसको भेजा जाए वहां पे, पर क्योंकि इसकी रेपुटेशन थी तो ठीक है, उन्होंने इसको थोड़ी सी सेना दे दी और कुछ रिसोर्सेज दे दिए कि तुम जाओ इसके घर में अफ्रीका में जाके हमला करो। तो सबसे पहले सीपीओ ने क्या किया, कार्थिजिनियंस के जो पड़ोसी थे उनके साथ अलायंस कर लिया। उनके जो किंग थे मैसिनिसा, उनको कहा कि हम आपकी मदद करेंगे कार्थिजिनियंस को ऐसे हटाने के लिए। उसके बदले में उस किंग ने अपनी कुछ कैवलरी सीपीओ को दे दी। और फिर साल 204 बीसी में सीपीओ अपनी कुछ सेना लेके जहाजों से निकल पड़ा अफ्रीका में लैंड करने के लिए। उसका प्लान क्या था कि वो डायरेक्टली कार्थेज जो उनकी राजधानी है वहां पे हमला नहीं करेगा, पहले नीचे लैंड करेगा यूटिका में और यहां से फिर ऊपर जाके कार्थेज पे हमला करेगा। बट यूटिका में जाके उसको एक नया चैलेंज मिला। हालांकि पहले तो कार्थिजिनियन आर्मी सीपीओ को यहाँ पे लैंड करता देख परेशान तो हुए, पर फिर उन्होंने हिम्मत करके यहीं पे सीपीओ की फोर्सेस को इस पेनिनसुला पे पिन कर दिया। और अब सीपीओ के लिए परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि उसको यह था कि मैं पेनिनसुला से बाहर कैसे निकलूं। अब सीपीओ सोच रहा था कि यहाँ पे जो घेराबंदी है कार्थिजिनियन आर्मी की, इसको मैं तोड़ के कैसे आगे बढ़ूं और कैसे कार्थेज शहर पे हमला करूं। अब सीपीओ को लगा कि वो तो फंस गया, उसने एक बड़ा पंगा ले लिया है। अब वो कार्थिजिनियन जनरल के पास गया और कहा कि मुझे सुलह करनी है। पर इनफैक्ट ये उसकी एक चाल थी, उसको सुलह नहीं करनी थी, उसको इस सुलह के बहाने अपने कुछ जासूसों को कार्थिजिनियन कैंप्स में भेजना था। अब उसके जासूस वहां पहुंच गए और वो इसको रिपोर्ट देने लगे। तो हर दिन जाके सीपीओ कार्थिजिनियंस के साथ सुलह की बातें करता था और नेगोशिएशंस करता था, बट अंदर ही अंदर उसके जासूस उसको खबर दे रहे थे। तो उसको ये खबर मिली कि जो कार्थिजिनियन कैंप है, जो फौजी पूरा घेराबंदी करके बैठे हैं, ये जो सारे फौजी ये 2 कैंप्स में है। एक कैंप है कार्थिजिनियन की नेटिव आर्मी, मतलब उनकी जो अपनी आर्मी है उनका एक कैंप है, और दूसरा कैंप है न्यूमिडियंस का, जो कि कार्थेज के एलाइज थे। तो कार्थेज की जो नेटिव आर्मी थी, उनका जो कैंप था वो काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड, काफी वेल प्रोटेक्टेड था, पर न्यूमिडियंस का कैंप उतना अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं था और उतना वेल प्रोटेक्टेड नहीं था। उनके जो कैंप्स भी थे उसमें बसे झोपड़ी से बना के रखी थी। और यहीं पे सीपीओ को एक आइडिया आया। वो पहले सुलह की बात करता था, फिर बोलता था कि सुलह नहीं करनी है, फिर बात करता था, फिर बोलता था नहीं करना है। इसकी वजह से जो कार्थिजिनियन जनरल्स हैं वो कंफ्यूज हो रहे थे। अरे कहना क्या चाहते हो?
और नर्वस हो रहे थे कि ये बंदा कर क्या रहा है। और इसी सब के दौरान एक दिन सीपीओ ने अपने कुछ बंदों को भेजा जिन्होंने न्यूमिडियंस के कैंप में जाके रात को आग लगा दी। अब क्योंकि उनके कैंप्स उतने अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं थे, प्रोटेक्टेड नहीं थे, तो यहाँ जब आग लगी तो पूरे कैंप में भगदड़ मच गई। अब सामने जो कैंप था कार्थिजिनियन आर्मी का, वो देख रहे थे कि हमारे साथी तो इनके तो आग लग गई है यहाँ पे। तो वहां से जब उन्होंने देखा कि न्यूमिडियंस सब भाग भाग के इनके कैंप में आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने साथियों को अपने कैंप में लाने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तो सारे न्यूमिडियंस भाग भाग के इनके कैंप में आगे घुस गए और उन्हीं के साथ कुछ जासूस भी थे। और ये जासूस जब पहुंचे कार्थिजिनियन कैंप में, तो यहाँ पे भी उन्होंने आग लगा दी। अब आप सोच के देखिए कि आप सीपीओ की सेना के सामने खड़े हैं अपने कैंप्स में और आपके पूरे कैंप में आग लग गई है, रात की बात है। तो पूरी कार्थिजिनियन लीडरशिप एकदम सकपका गई और जो उनकी सेना है वो भाग गई वहां से। इस तरह से सीपीओ ने बिना लड़ाई किए उनका जो डिफेंस था उसको एक झटके में तोड़ दिया और अब सीपीओ की सेना आगे बढ़ने लगी कार्थेज पे हमला करने के लिए। कार्थेज पहुंचने से पहले उसके रास्ते में जितने भी शहर आ रहे थे, जितने भी एस्टैब्लिशमेंट्स आ रहे थे, उन सबको सीपीओ या तो तबाह कर रहा था या फिर लूट रहा था। साल 202 बीसी में सीपीओ ने अपनी एक सेना को ट्यूनिस में लैंड किया और वहां पहुंच के उनको कार्थेज की बाउंड्रीज नजर आ रही थी। ये देख के कार्थेज की जनता पूरी तरह बौखला गई और फिर कार्थेज के लीडर्स ने हैनिबल को मैसेज भेजा कि तुम तुरंत वापस आओ और ये सीपीओ का ये जो पूरा पंगा है इसके साथ डील करो। तो साल 202 बीसी में हैनिबल को रोमन एम्पायर से निकल के वापस अफ्रीका में आना पड़ा। अब जब सीपीओ को पता चला कि हैनिबल फाइनली यहाँ पे आ रहा है उसे लड़ने के लिए, तो उसने फिर से वही चालाकी की। उसने डायरेक्टली हैनिबल से लड़ाई नहीं की, वो उससे बचता रहा और यहाँ वहाँ भागता रहा और जहाँ जहाँ वो जा रहा था वहाँ पे वो बहुत डिस्ट्रक्शन मचा रहा था और इस वजह से हैनिबल की आर्मी लगातार उसका पीछा कर रही थी। और फिर कुछ टाइम तक भागते भागते पीछा करते करते अब फाइनली जामा में ये दोनों सेनाएं आमने सामने हुई। एक तरफ था हैनिबल और एक तरफ था सीपीओ। अब सीपीओ ने इस तरह से चालाकी की थी कि जहां पे हैनिबल ने अपनी सेना को कैंप किया था वहां पे उनके पास पानी भी नहीं था और इतने दिन तक वो लोग जो भागे थे सीपीओ के पीछे, उसकी वजह से सारे सैनिक पूरी तरह थके हुए थे, एग्जॉस्टेड थे। और ये जो बैटल ऑफ जामा हुआ, इस लड़ाई में सीपीओ ने हैनिबल की सेना को हरा दिया। फिर हैनिबल को सरेंडर करना पड़ा और इस जीत के बाद रोमन एम्पायर ने इतने हार्श टर्म्स लगाए कार्थेज के ऊपर कि फिर कभी भी कार्थेज रोमन एम्पायर को चैलेंज नहीं कर पाया। ये जो सीपीओ की लीडरशिप में इतने सारे बैटल्स हुए थे और फाइनली फिर जामा की लड़ाई में सीपीओ ने हैनिबल को हरा दिया था, इन सारी लड़ाइयों का ये जो पूरा ग्रुप है इसको सेकेंड प्यूनिक वॉर कहते हैं। और सीपीओ को आज हम जानते हैं सीपीओ अफ्रीकानस के नाम से। ये वो जनरल था जिसने द ग्रेट हैनिबल को हरा दिया था। अब अगर हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करें तो आप बताइए कि जितने भी रोमन जनरल्स हैं जो हैनिबल से लड़ रहे थे, उन सारे रोमन जनरल से सीपीओ ने क्या अलग किया? जो बाकी रोमन जनरल्स थे वो हैनिबल से बहुत डरते थे और उसके सामने पड़ने से घबरा रहे थे। सीपीओ ने भी डायरेक्टली हैनिबल से लड़ाई नहीं की। वो जानता था कि किसी भी सेना की 3 मेन ताकतें होती हैं। पहला पैसा, दूसरा रॉ मटेरियल्स और तीसरा उस सेना के एलाइज। तो सीपीओ ने एक एक करके इन तीनों चीजों पे हमला किया। जो पहली 2 चीजें हैं, पैसा और रॉ मटेरियल्स, उनकी सप्लाईज, इन पे उसने तब हमला किया जब उसने न्यू कार्थेज को जीत लिया था। और इसके बाद जितनी भी स्पेन की कॉलोनीज हैं कार्थिजिनियन एम्पायर्स की, वो सारी रोमन एम्पायर के कंट्रोल में आ गई। तो इस तरह से पहले 2 खंभों को उसने कमजोर किया। उसके बाद जो आखिरी खंभा था, उनके एलाइज न्यूमिडियंस के कैंप में उसने आग लगा के उनको तितर बितर कर दिया और पूरे कैंप में जब भगदड़ मच गई, उसके बाद ही इस पेनिनसुला के ब्लॉकेट को तोड़ के फिर वो आगे बढ़ पाया और फिर ट्यूनिस पे उसने अपनी सेना लैंड की और फिर कार्थेज पे भी जीत हासिल की। तो इस तरह से सीपीओ ने डायरेक्टली बैटलफील्ड के ऊपर हैनिबल का सामना नहीं किया। जो चीजें हैनिबल को सपोर्ट करती थी उन चीजों पे हमला करके उनको कमजोर किया और फिर फाइनली जब जामा में उसका सामना हुआ हैनिबल के साथ, तब उसने हैनिबल को हरा दिया। इसी वजह से बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि हैनिबल की मिलिट्री लीडरशिप को, उसकी टैक्टिक्स को, उसकी मिलिट्री जीनियस को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता था। इनफैक्ट जब जामा में भी वो हारा तो इसलिए हारा क्योंकि उसकी जो बैकअप था, उसकी जो फाउंडेशनल चीजें थी, वो कमजोर हो गई थी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि सीपीओ ने जो डायरेक्टली हमला नहीं किया, उसके 3 बेसिक चीजों को पहले तोड़ा, वो एक तरह की बुजदिली थी, या फिर उसका ये मिलिट्री माइंड था, उसका ये ब्रिलियंस था कि बिना डायरेक्टली हैनिबल को एंगेज किए भी उसने हैनिबल को हरा दिया? इसके बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको प्यूनिक वॉर्स के बारे में पढ़ना है, हैनिबल के बारे में, और कैसे कार्थेज एक जमाने में इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर था और कैसे फिर उनका पतन हो गया, इस सब के बारे में पढ़ने के लिए मैं आपको एक बहुत कमाल की बुक रिकमेंड करूंगा।
बुक का नाम है द फॉल ऑफ कार्थेज और उस बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। और अगर आपको जानना है कि कैसे हैनिबल ने एल्प्स के पहाड़ों को क्रॉस करके रोमन एम्पायर पे हमला किया था पहले, उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियन को सब्सक्राइब जरूर करें।